अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इंग्लैंड, यूरोप और कुछ मिडल ईस्ट के हवाले से चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और जूं मई के इलेक्शन, जो मई के महीने में इलेक्शन हो रहे हैं लंदन के मेयर के, उसके हवाले से काफ़ी तेज़ी आई है, लेकिन मामलात हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो माइग्रेशंस का मसला है, जो मुस्लिम माइग्रेशंस का मसला है, उसने चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। इस सिलसिले में एक्सट्रीम राइट काफ़ी हद तक अब एक्टिव हो गया है बमुकाबला लेबर और लेफ़्ट के इकोसिस्टम जो कि मुस्लिम्स को पूरा सपोर्ट करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी जो कि 13 साल से यूके को रूल कर रही है, डेविड कैमरून, फिर थेरेसा मे, फिर बोरिस जॉनसन और अब फिर लिज ट्रूस आई थी कुछ दिनों के लिए और फिर ऋषि सुनक अब रूल कर रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक क्लियर नहीं है अपने हिसाब किताब में। ऋषि सुनक ने जब इलेक्शन कैंपेन की थी तो उस वक्त ये कहा था कि हम इस मसले को हल करेंगे, एक्सट्रीमिज़म को हम जड़ से उखाड़ देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब उनकी होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की तो उनको ही जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया। और एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक अपीजमेंट को आगे बढ़ाएगी। सुएला ब्रेवरमैन इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी में एक चैम्पियन की सूरत में सामने आई हैं और वो खुल के चीज़ों को बयान करती हैं। ऋषि सुनक जब अगले इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे तो कंजर्वेटिव पार्टी में इनको शायद सुएला ब्रेवरमैन को फेस करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अजीज़ दोस्तों, सुएला ने अभी टेलीग्राफ अखबार में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और एंटी सेमाइट्स ने अब कंट्रोल संभाल लिया है इंग्लैंड का। इन्होंने लेबर पार्टी को बुली कर दिया है, इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बुली कर दिया है और अब हमारा कंट्री इनके सामने झुकता जा रहा है। सुएला ने जब डिटेल में उनसे बात, उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि वो कह रही हैं कि इन्होंने यहूदियों के साथ शुरू किया ये मामला और ऊपर से हमारी जो हाई कमांड है उनकी तरफ से कुछ सख्त अल्फाज जवाब में आए सही, लेकिन मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। इस्लामिस्ट और लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ने हमारी गलियों का कंट्रोल संभाल लिया है। पुलिस बिल्कुल ना होने के बराबर नज़र आ रही है। इन्होंने हमारे टीचर्स को कोर्ट्स में बुलाया, हमारे ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी लॉज को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। इन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस हद तक थ्रेटन किया कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो पब्लिक लाइफ से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा और हम समझ सकते हैं कि उसका ये फैसला उसके लिए सही था। एक रेस्पेक्टेबल लॉर्ड ऑस्टिन ने जब टेररिज्म और इस्लामिज़म के बारे में बात की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया उस काम से जिस काम को वो प्यार करते थे। इन्होंने हमारे बाई इलेक्शन को हाईजैक कर लिया और एक इस्लामिस्ट को नॉर्थ इंग्लैंड में लेके आए हैं। इन्होंने हमारे जुडिशरी, हमारे लीगल प्रोफेशन और यूनिवर्सिटीज़ तक को हाईजैक कर लिया है और अब ये पार्लियामेंट को लेने के लिए आए हैं और लेबर पार्टी के चीफ केयर स्टारमर ने इनको अपीज करना शुरू कर दिया है। अजीज़ दोस्तों, इस हद तक सख्त बात करना ये सुएला का ही काम है। सुएला एक बहादुर औरत के तौर पे सामने आई हैं। कंजर्वेटिव पार्टी से एक और सामने आए हैं ली एंडरसन एमपी ने जब ये कहा कि सादिक खान ने हमारे कैपिटल लंदन को इस्लामिस्टों के हवाले कर दिया है और अगर लेबर वापस आई तो आप ये समझिएगा कि हमारा शहर फिर हमारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और उसके जवाब में सादिक खान ने वही इस्लामोफोबिया का ड्रामा शुरू किया कि दिस इज़ इस्लामोफोबिया। अबे साले, तेरे बारे में बात करने का मतलब इस्लामोफोबिया क्यों आ गया? तू कोई ठेकेदार हो गया है कि इस्लाम का? इस्लामोफोबिया को ये लोग यूज़ करते हैं अपने पर्पसेस के लिए, नथिंग मोर देन डेट। जबकि यही सादिक खान था जब इसने पहली बार लेबर पार्टी की तरफ से लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था तो उसने कहा था कि मॉडरेट मुसलमान हैं ना अंकल टॉम्स हैं।
अंकल टॉम अमेरिका में एक इस्तिलाह थी, एक टर्मिनोलॉजी थी कि जब ये अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स के ऊपर काम का जुल्म करते थे, उनसे मजदूरियां करवाते थे, लेबर बॉन्डेड लेबर कराते थे, तो एक मिसाल है 50 लेबर काम कर रहे हैं ब्लैक अफ्रीकन जो इन्होंने स्लेव लाए थे, तो उनके ऊपर एक इन्हीं का ब्लैक अफ्रीकन सुपरवाइजर के तौर पर बिठा दिया जाता था जो हंटर पकड़ के इन्हीं को मारता था। उसको वो ब्लैक लोग अंकल टॉम कहते थे। अंकल टॉम का मतलब यह है कि हमारे अंदर से ही एक आदमी को उठा के हम पे जुल्म करने के लिए रखा गया है। तो मॉडरेट मुस्लिम सादिक खान की नज़र में अंकल टॉम है। इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रैपिस्ट, कातिल, छुरियां लेके घूमने वाले इसके अपने लोग हैं, और उनके बारे में बात करो तो इस्लामोफोबिया है। ये इंग्लैंड है। ली एंडरसन एमपी ने जब सादिक खान के बारे में ये बात की थी तो ऋषि सुनक ने ली एंडरसन को सस्पेंड कर दिया। मतलब आप देखें इन लोगों का जोर के ये यहाँ के वैल्यूज़ के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। ये एक मौलवी है, इंग्लैंड में रहता है, ये कहता है कि हम इंग्लैंड के कानून को, इंग्लैंड की कल्चर को, इंग्लैंड के हेरिटेज को पसंद नहीं करते, इसलिए हम अपना हेरिटेज, अपना कानून, अपना कल्चर इनके ऊपर डालेंगे। ये लंदन में रह के ये बात कर रहा है। इसकी आधे मिनट की ये 2 वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। We show our disassociation from them, that we are not part of you, we don't believe what you believe. We have this animosity and hatred towards them because of their own kufr. This is our relationship with them, and we don't keep friendship with them. We don't just socialize with the kuffar. We don't just share our food with the kuffar. Rather, our relationship with the kuffar is that we give them dawah. So because we have to treat the Muslims in one way and the kuffar in another way. Even, some of the scholars describe that even in Darul Islam, that the Muslim house has to be higher. The Muslim house has to be higher than the kuffar. You see, so this thing is that Islam is superior and the Muslim is higher. We'll keep to that. No thanks. Enforce the Muslims to take up their British values. Now, we don't like your culture. We don't like your gambling and your homosexuality and your promiscuity and your man-made laws. We don't like that. I think what we've got is better. We'll keep to that. No thanks. We believe that Islam is the best way of life, and the Islamic way of life is the best. The Sharia is the best law, and we believe sovereignty is only for Allah, and this is why we stick firm to it. अब अजीज दोस्तों, आप ये बताइए कि इनके ऊपर सस्पेंस नहीं लगता, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जबकि अभी रिसेंट की बात है, 2-3 हफ्ते पहले फ्रांस ने एक मौलवी को ट्यूनीसिया डिपोर्ट कर दिया। वो ट्यूनीसियन मौलवी था और उसने यही बात की थी जो आज ये मौलवी अभी आपने जो सुना उसने कही। उसने भी यही बात की थी कि हमें फ्रेंच कल्चर नहीं पसंद, हम फ्रेंच झंडे को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम फ्रेंच सोसाइटी को नहीं पसंद करते। तो भाई साहब, तुम लोगों को किसने कहा है कि इधर आओ और इधर रहो और इधर हलवे मंडे खाओ? जाओ अपने मुल्क में, फिर यहां पे क्या लेने आए हो? ये इनकी कल्चर है, ये इनकी चीजें हैं और ये इनका ही ह्यूमन राइट्स और इनके लॉज हैं जिसकी वजह से आप मादर पितर आज़ादी हासिल किए हुए हैं। ये बातें आप अपने मुल्क में तो कर नहीं सकते। आपको पता ही है कि ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड मुस्लिम कंट्रीज का क्या है। ना वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना वहाँ फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म है, ना वहाँ पे डेमोक्रेसी है और ना वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं। चाहे आप पाकिस्तान चले जाएं, ईरान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, किसी भी इस्लामिक देश में चले जाएं, इवन मॉडरेट कंट्री तुर्की जैसे मुल्क में भी आप चले जाएं जो कि सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर है, लेकिन आप वहां पे ये बातें करके दिखा दें। यहां आपको मजे लगे हुए हैं कि आप ये सब बातें कर रहे हैं। ये एक और मौलवी की 1 मिनट की वीडियो सुने, लंदन में बैठ के कह रहा है कि हमारे लिए कुरान और सुन्ना सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा कानून कुरान और सुन्ना है। सुनिए जरा 1 मिनट की वीडियो। First thing, when people say, in Islam it says obey the law of the land. Okay? If somebody says that is a verse of the Quran, he's kafir because he made up a verse of the Quran, lies about Allah. Okay? There's no verse of the Quran or hadith of the Prophet ﷺ whatsoever that says obey the law of the land. Rather, all of the verses and the hadith, they have a common theme: obey Allah and obey the Messenger.
And anybody who orders you something different from that, leave them and obey Allah and His Messenger. That's clear. So there's nothing called obeying the kufr law of the land you're living in, the others. There's no way anything that's happening. Rather, Allah says the opposite. Surah Ahzab verse 1, Allah says, Ya ayyuhan nabiy ittaqillah wa la tuti'al kafirin wal munafiqin. He said, don't, O Prophet, fear Allah. Do not obey the disbelievers or the hypocrites. And the other verse in Surah An'am, Surah 6, verse 121, Allah says that وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Okay, regarding those who make man-made laws, making halal what Allah made haram and so on, he said if you obey them, you become mushrikeen. You become the polytheists. So there's nothing called obey the law of the land. There's something called obey Allah and let the shaitan and tawheed go to hell. तो अजीज दोस्तों, ये लोग यहाँ पे पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ द सोसाइटी कर रहे हैं. ब्रिटिश यंग गर्ल्स, चाहे वो एशियन ओरिजिन की हों, सिख हों, हिंदू हों, चाहे वो ब्रिटिश ब्लॉन्ड हों, गोरी हों, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे तबाह है. इनको आए दिन यहाँ पे रेप किया जाता है. इन्होंने पूरा हाईजैक किया हुआ है सिस्टम को. ये लंदन का एक एशियन एरिया है, सेंट्रल लंदन है, जो भी एरियाज़ हैं इनमें इन्होंने तबाही मचाई हुई है. ये ऊंट पे घूम रहा है, पूरी सड़क ब्लॉक की हुई है, ऊंट पे घूम रहा है बस के आगे. यहाँ का कानून है कि बस लेन में तो आप अपनी गाड़ी भी नहीं गुजार सकते. मुझे याद है कि एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था तो एक ट्रैक का रोड था जाने का, एक ट्रैक आने का था, और इस साइड पे बस का ट्रैक था. कोई रुकावट नहीं थी, खाली पेंट किया हुआ था कि बस लेन. अब आगे वाले की गाड़ी खराब हो गई, सिग्नल खुल गया, तो मैंने बस लेन में से यूं करके आगे उसके गुजर के चला गया. मुझे 200 पाउंड का जुर्माना आ गया घर पे 2 दिन बाद कि आपने बस लेन में घुसे थे. यहां पे ऊंट चला रहा है बस के आगे, बस डिले हो रही है, इनको नहीं पकड़ा जा रहा. इस हद तक अपीसमेंट है. खाली हमारे एक कौंसल है लंदन में, हौसलों में सादिक खान ने 6,500 जुर्माने की पर्चियां भेजी हैं लोगों के घरों पे. ये इसने एक ओजल पता नहीं क्या एक नया कानून निकाला है क्लाइमेट चेंज के हवाले से और गाड़ियों के ऊपर, जिस पे बड़ी तबाही मची है. लोगों ने कैमरे तोड़ने शुरू कर दिए. पूरे लंदन में उसने कैमरे लगाए, वो मिलियंस ऑफ पाउंड के कैमरे लोगों ने तोड़ दिए. उन्होंने कहा मानते ही नहीं, तुम साला लूटमार कर रहे हो और सारा पैसा खर्च कर रहे हो मुसलमानों के ऊपर. अब अगले हफ्ते रमज़ान है, आप देखिएगा रमज़ान में यहाँ पे लाइटें लगाएगा और सड़कों पे इफ्तारियाँ होंगी. टोटल इस्लामाइज्ड हो गया है यूके और लंदन. और ये लंबी लाइन जो आप यंग लड़के हैं, सारे यंग लड़के, यंग जनरेशन मुसलमानों की, सारों शक्लों से नजर आ रहे हैं मुसलमान, ये पूरी लाइन जॉबलेस अलाउंस लेने के लिए खड़ी है. एक पैसे का काम नहीं करते, टैक्स पेयर के पैसे से ये जॉबलेस अलाउंस लेते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं, और सारे उल्टे काम इनसे करवा लो. लूट मार करेंगे, सुपर मार्केटों में घुस के, मतलब आप यकीन माने अभी एक रिपोर्ट आई थी कि लंदन में शॉपलिफ्टिंग जो होती है ना, चीजें चोरी करना दुकानों से, 9 लाख शॉपलिफ्टिंग की खाली रिपोर्ट्स आई हैं. इस हद तक क्राइम बढ़ गया है, नाइफ क्राइम बढ़ गया है, हद से ज्यादा चीजें यहाँ पे खराब हैं. और ये भाई साहब माइग्रेंट आया है, ये 20 सेकंड की इसकी वीडियो सुने. In the hotel and I'm not happy in this whole situation about Home Office, because Home Office they send me message to grant me about accommodation and support, but they didn't give me enough support. Some people may say that if you're unhappy with the food, you're unhappy with the accommodation. Why don't you? ये कह रहा है मुझे यहाँ का होटल नहीं पसंद, मुझे यहाँ के खाने नहीं पसंद. ये माइग्रेंट है, इलीगल कश्ती में बैठ के कहीं से अफ्रीका से आया है. इसको अफ्रीका से यहाँ आने की जरूरत क्या थी? क्या दामाद बन के आया है? यहाँ पे तो इंग्लैंड में तो दामादों की भी कोई औकात नहीं होती. इनको 3 स्टार 4 स्टार होटलों में रखा है, इनको फ्री खाना दिया जाता है, और ये कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन सबने ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं, नाइकी के, एडिडास के कपड़े, टोपी, घूम रहे होते हैं.
हैंड फ्री लगाई होती है, एप्पल का आईफोन लेके घूम रहे होते हैं, और जॉबलेस अलाउंस भी लेते हैं, 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहते हैं जहाँ पे 3 टाइम खाना मिलता है। हम लोग जब आए थे बेल्जियम में अजाइलम ली थी, तो हमें तो अजाइलम सेंटर में रखा था। एक कमरे में 12 पलंग थे, 12 लोग रह रहे थे एक कमरे में। खाने की लाइन में खड़े होते थे, हलाल खाना मांगा था तो सलाद दे देते थे, पत्ते और टमाटर और खीरा और बस सलाद दे देते थे। हलाल तो यही है, टर्की खाना है या चिकन खाना है तो ये झटके की चिकन है, खानी है तो खा लो। तो मैं तो खा लेता था, मेरे को तो मसला नहीं था। मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थे, वो नहीं खाते थे, वो सलाद के पत्तों पे गुजारा करते थे। हमने तो कभी ये ड्रामे नहीं किए कि हमें यहाँ पर, हम तो फिर भी इनका शुक्र अदा करते थे कि हम एक मुश्किल से निकल के आए हैं इस मुल्क में। इस मुल्क ने हमें पनाह दी है, इस मुल्क ने हमें रहने को जगह दी है। तो अजीज़ दोस्तों, यह है कि इंग्लैंड में इस्लामिस्टों ने हद से ज़्यादा मामला ख़राब कर दिए हैं। इनकी पार्लियामेंट में मुस्लिम हाथी घुस गया है और अब एक से एक करके इनको निकाला जा रहा है। देखें, इंग्लैंड के मेजर सिटीज़ जो हैं, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, उन सब का हाल ख़राब है। ब्रेडफोर्ड के बारे में किसी ने ये तस्वीर कशी की है और सब में मुसलमान मेयर हैं। आपको वो ऊँट की कहानी तो याद होगी कि एक अरब था, वो अपने टेंट में रह रहा था रेगिस्तान में, उसका ऊँट बाहर बंधा हुआ था। सर्दी बहुत थी तो ऊँट ने टेंट के अंदर मुंह डाला और उसको बोला अरब को कि भाई मेरे को सर्दी लग रही है, मैं अपना मुंह अंदर रखूं, तुमने यहाँ पे लकड़ी जलाई हुई है तो मुझे थोड़ी गर्मी मिलेगी। अरब ने कहा ठीक है, मुंह अंदर रखो। फिर थोड़ी देर हुई तो ऊँट ने अपनी गर्दन अंदर कर दी। आपको पता है ऊँट की लंबी गर्दन होती है। उसने कहा मालिक, मैं गर्दन भी गर्मी चाहिए, तो थोड़ा करते करते पूरा ऊँट टेंट के अंदर आ गया, मालिक बाहर बैठ गया। तो यही हाल इन यूके के सारे मेजर सिटीज़ का है। इस वक्त हालत ख़राब है। यहाँ पे एक का इलाका है, कौंसल है रेडिंग। रेडिंग में अभी 3 हफ्ते पहले एक इंडियन लड़के को कत्ल कर दिया गया, कातिल पकड़ा गया। कोई आपको मैं कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं पूछूंगा कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। कातिल एक मुसलमान था जिसने एक हिंदू को रेडिंग जैसे एक पीसफुल इलाके में कत्ल कर दिया। इंग्लैंड की पूरी ये कहानी है अजीज़ दोस्तों, लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूरोप की तरफ जाना चाहूँगा। अजीज़ दोस्तों, यूरोप का हाल भी कोई अच्छा नहीं है। जिस तरह एक ब्रिटिश एमपी को मजबूर किया गया कि वो अपनी रिज़ाइन करे अपनी पोजीशन से और पब्लिक लाइफ से दूर हो गया क्योंकि उसको धमकियां मिलती थीं। इसी तरह जर्मनी की AfD पॉलिटिकल पार्टी है जो उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी रिज़ाइन कर दिया है और उसने कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां मिलती हैं। हालांकि ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और जर्मनी की पार्लियामेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 40 साल मैथियास बेरबाउम ने कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां मिलती हैं और मैं और मेरी फैमिली ख़तरे में आ गए हैं, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब पब्लिक लाइफ से दूर चला जाऊंगा। और मेरे लिए ये आसान फ़ैसला नहीं है, लेकिन मेरी और मेरी फैमिली की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है। तो ये जर्मनी में भी मामला चल पड़े हैं। ये फ्रांस है, ये पेरिस में सड़क पे खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। इसको सबक अच्छा सिखाया है एक गोरे ने। लेकिन ये इस वक्त सिचुएशन है यूरोप की भी। मतलब अभी मैंने न्यूयॉर्क में एक वीडियो देखी कि ट्रेन स्टेशन पे कचरे का डब्बा है, कचरे के डब्बे पे एक आदमी पतलून उतार के टॉयलेट कर रहा है और फिर टिश्यू पेपर से साफ कर रहा है। ये हाल कर दिया है इन लोगों ने। ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही जाहिल हैं और इनको ये चीज़ें नहीं पता। इस तरह पब्लिक में तो अफ्रीका के जंगलों में भी लोग नहीं करते टॉयलेट, कोने में जाके कहीं दरख्त के पीछे करते हैं। इनको पता है, लेकिन ये जानबूझ के यहाँ पे अपनी चौधराहट दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस की ही बात निकली थी तो फ्रांस में इलेक्शन अगले जो होंगे इसमें एमेनुअल मैक्रोन को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है मारिन लोपेन से। मारिन लोपेन प्रेसिडेंसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। मारिन लोपेन एक एक्सट्रीम राइट की पार्टी की हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे याद है कि जब जैक शिराक का इलेक्शन हो रहा था और मैंने उस वक्त तक कभी फ्रांस के इलेक्शन में वोट नहीं डाले थे,
तो जब जैक शिराक का इलेक्शन हो रहा था तो पहले पार्ट में 3 लोग के वोट थे, 3-4 कैंडिडेट थे, किसी को 50% नहीं मिला। तो फर्स्ट पे जैक शिराक था और सेकंड पे मैरिन लोपेन का बाप जेan-मारी लोपेन था। तो अब आखिरी इलेक्शन के लिए ये दोनों के दरमियान मुकाबला था। उस वक्त हंगामा मच गया था और मैं भी उस वक्त काफ़ी हद तक नया नया माइग्रेंट आया था, 5-6 साल हुए थे यूरोप में, तो मैं भी काफ़ी हद तक इनकी आइडियोलॉजी से लेफ्ट की उससे, जैसे कि कॉमन माइग्रेंट होता है, तो फ़ौरन शोर मचा कि जेan-मारी लोपेन को रोकना होगा, जैक शिराक को वोट डालना होगा, और हम गए थे वोट डालने। आज हमें एहसास होता है कि जेan-मारी लोपेन कितना करेक्ट था, उसकी बेटी उसकी लेगेसी को लेके आगे बढ़ रही है। 60% फ्रेंच लोग सोचते हैं कि जेan-मारी लोपेन की बेटी मारीन लोपेन है ना, वो आ सकती है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और वो आएगी तो उम्मीदें फिर काफ़ी होती हैं। लेकिन मसला वही आता है कि फिर आप उम्मीदें लगा लो, लेकिन फिर होता ये है कि जैसे ऋषि सुनक से भी हमने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी तो मिला कुछ भी नहीं। और होता ये भी है कि आपने देखा हॉलैंड में गेर्ट विल्डर्स इलेक्शन जीत गया, 33 सीटें जीता, लेकिन 150 के हाउस में अब तक वो अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर सका। तो आज 4-5 महीने हो गए, गेर्ट विल्डर इलेक्शन की सबसे बड़ी पार्टी बन के आया, लेकिन अभी तक हॉलैंड में सरकार नहीं बनी। सरकार वही पुराने प्राइम मिनिस्टर की चल रही है, क्योंकि कोई गेर्ट विल्डर्स को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, और बाकी पार्टियों का भी आपस में एजेंडा मैच नहीं खाता। हॉलैंड के हालात आपको पता ही है, अभी 3 हफ्ते पहले एरिटेरियन ने आपस में 2 ग्रुपों में एरिटेरियंस का झगड़ा हुआ और पूरे एम्स्टर्डम, डेन हाग, रॉटरडम को आग लगा दी थी। तो हॉलैंड के हालात भी ख़राब हैं, वहाँ के भी लोगों को समझ नहीं आ रही। ये स्पेन है, ये स्पेन में लोग सड़कों पे आ गए हैं कि ये क्रिश्चियंस का कंट्री है, हमने बड़ी मुश्किल से इसको मुसलमानों से हासिल किया था वापस, और अब ये वापस जा रहा है मुसलमानों के हाथ में, इनको निकालो। और आपको याद ही है कि स्पेन में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत रही है, और 1492 में आखिरकार ग्रेनेडा, जिसको कि उर्दू में गरनाता कहते हैं, गरनाता में आखिरी इस्लामिक सल्तनत को ख़त्म किया गया था, और स्पेनिश जो क्वीन थी उसने ये वापस हासिल किया था। तो यह है कि उसके बाद उन्होंने सारी मस्जिदें तोड़ दी थी, उन्होंने एक एक मुसलमान को वहाँ से निकाला था, और शर्त रखी थी कि या तो वापस क्रिश्चियन हो जाओ, नहीं तो जाओ मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह। इनको शिपों में भर भर के भेजा गया था, और कई शिपों को तो रास्ते में ही डुबो दिया गया था। तो स्पेन बड़ी मुश्किल से मुसलमानों से आज़ाद हुआ था, उनकी जान छूटी थी, एक भी मुसलमान नहीं था। और आज भी स्पेन ने नेशनलिटी मुसलमानों के लिए काफ़ी सख्त रखी है, लेकिन स्टिल यूरोप में सबसे ज़्यादा करीब अफ्रीका से स्पेन है। आप मोरक्को की किनारे, समंदर के किनारे खड़े होकर सामने आपको स्पेन नज़र आएगा, बिल्कुल करीब है। तो ऐसे में स्पेन वाले अब तंग आ गए हैं, फ्रांस वाले तंग आ गए हैं, जर्मनी वाले। ये डेनमार्क का आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रखता हूँ कि रेशो है कि टोटल पॉपुलेशन और रेपिस्ट की पॉपुलेशन के, रेप किसने किए हैं कितने। सोमालिया के लोगों ने 15% का रेशो है, 15 का रेशो है। मोरक्को 7, लेबनान 7, ईरान 7, इराक 5, पाकिस्तान 5, तुर्की 4.5, अफगान 3.5। 1, 2, 3, 6, 8 टॉप रेपिस्ट ग्रुप्स हैं, वो मुसलमान कंट्रीज के हैं, 8 टॉप के टॉप। फिर 9वें पे वियतनाम आता है, 10वें पे डेनमार्क के अपने लोग आते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि इनकी कल्चर खराब है, गोरे रेप करते हैं फलाने। 10वें नंबर पे 6.7, सॉरी 0.7। और डेनमार्क जर्मनी से बॉर्डर मिलता है, तो जर्मन सबसे ज़्यादा वहाँ रहते हैं, तो जर्मन 0.3 रेशो है रेपिस्ट का। सोमालिया 15%। हमारा पाकिस्तान भी माशाल्लाह मौजूद होता है, हर ऐसे काम में पाकिस्तान सबसे आगे होता है। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन ऑफ यूके एंड यूरोप फॉर यू। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।